देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम क्या है, जेनेटिक्स, ठीक है। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जेनेटिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? देखो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ऐसे आएंगे जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए पर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद करने ही चाहिए। जेनेटिक्स जो टर्म थी वो किसने दी थी? डब्ल्यू बैटसन ने, ठीक है। डब्ल्यू बैटसन ने टर्म दी जेनेटिक्स, ठीक है। अब जेनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। हेरिडिटी प्लस वेरिएशन की स्टडी को ही क्या बोलते हैं? हम जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको पूछना चाहिए कि ये हेरिडिटी क्या होती है या ये वेरिएशन क्या होती है। तो हेरिडिटी सिंपल है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा खानदानी, है ना, कि खानदानी कोई चीज चल रही है ना। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कि मान लो मेरे परदादा में थी, फिर उनसे मेरे दादाजी में आई, फिर मेरे पापा में आई, फिर मुझ में आई, ऐसे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं वेरिएशन क्या होती है। तो वेरिएशन तो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी शक्ल अजीब तरीके की है ना, मान लो हम सारे एक स्पीशी में, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो मेरी शक्ल अलग है, आपकी शक्ल अलग है ना। और कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी शक्ल अलग है ना। जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता वो उसकी शक्ल अलग है, सबकी अलग अलग शक्ल है और सारे ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज आर डिफरेंट। इतनी बातें यहाँ पे अपनी क्लियर है ना, साथ साथ चीजों को याद करते हुए ही हम चलेंगे, ठीक है। इसमें पूरा अपना क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ अपने को साइंटिस्ट के नाम है जो अपने को याद करने ही पड़ेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? मेंडल, सबको पता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? मॉर्गन। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? डब्ल्यू बैटसन, ठीक है। फिर से करेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है? डब्ल्यू बैटसन, ठीक है। ये अपना क्लियर है। अब ये पूरे साइंटिस्ट हैं कौन से? एनसीईआरटी वाले। ये सारे साइंटिस्ट कहाँ दिए हुए हैं? अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये अपने को याद करने वाले हैं। मैंने एक जगह पे लिख दिया, यहाँ पे निपटा लेते हैं इनको। देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कर चुके हैं, कौन है? मेंडल जी हैं, ठीक है। और पुनेट स्क्वायर किसने बनाया? तो नाम में यार है पन्नेट, तो इसने पुनेट, पुनीत बोल लो या पुनेट बोल लो या पन्नेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। नमक स्वादानुसार तरीके से किसी भी तरह बोल लो, बस याद रहना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, कि मेंडल जी ने जो काम किया था उसकी रीडिस्कवरी किसने की? किसने? 3 साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। कौन सा? डी वराइज, कोरेंस एंड शेमार्क, ठीक है। इनके पूरे नाम आप याद ना भी रखो, इतना सा याद रख लेना, डी वराइज, कोरेंस एंड शेमार्क, ठीक है। इसने से अपना काम हो जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन अपने को करने, ठीक है। ये रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है। अब एक 2 साइंटिस्ट आते, सटन एंड बोवेरी। इन्होंने क्या किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दी थी, एनसीईआरटी में है ये, हाँ ये सारे एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब लिंकेज किसने? लिंकेज सबको पता ही होता है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। लिंकेज किसने? मॉर्गन जी ने दी थी, ठीक है। और एक्स बॉडी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक्स बॉडी की जो डिस्कवरी थी वो किसने की? हैंकिंग ने की थी, एक्स बॉडी, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना, है ना। वैसे लिंकेज का तो मॉर्गन सबको याद रहता है, इसको याद रख लेना। देखो एक्स में भी ऐसे के जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, देखो ये के जैसी, इसमें भी के जैसी आ रही है, तो हैंकिंग याद रह जाएगा। लिंकेज के साथ कंफ्यूज मत करना, लिंकेज, मॉर्गन, ये सबको याद रहता ही है। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं ना, छोटी छोटी कंफ्यूजन, ठीक है। देखो हम डिप्लॉयड हैं, हम क्या हैं? डिप्लॉयड हैं। मतलब डिप्लॉयड का मतलब है, देखो हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, मान लो हमारी कैसी है? डिप्लॉयड है ना, मैं डिप्लॉयड हूं, आप डिप्लॉयड हो। इसका क्या मतलब है? डिप्लॉयड का क्या मतलब है कि हर क्रोमोसोम की अपने पास कितनी कॉपी है? 2 कॉपीज है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इसका मैं नाम रख रहा हूं ए, इसका नाम रख रहा हूं क्रोमोसोम ए। तो क्रोमोसोम ए की हमारे पास 2 कॉपी होंगी, इसीलिए हम डिप्लॉयड। इसकी 3 कॉपी होती तो ट्रिप्लॉइड है, इसकी 4 कॉपी होती तो टेट्राप्लॉइड, ठीक है। ऐसे जैसे ये ए क्रोमोसोम है, अब मैं बना रहा हूं मान लो ये बी क्रोमोसोम है, बी क्रोमोसोम की भी हमारे पास कितनी होंगी? 2 कॉपी होंगी। मैं एक और बना देता हूं, मान लो ये सी क्रोमोसोम है, तो सी क्रोमोसोम की भी हमारे पास कितनी कॉपी होंगी? 2 कॉपी होंगी। डिप्लॉइड मतलब हर क्रोमोसोम की क्या? 2 कॉपी होंगी। ये बात क्लियर होगी, ठीक है।
अब बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, मैं बोल दूं कि ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। मैं बोल दूं कि ये दोनों क्रोमोसोम जो है होमोलोगस है, ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस है। तो आपको पूछना चाहिए कि भाई तू किस बेस पे बोल रहा है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं। देखो सिंपल सी बात है, इस क्रोमोसोम में फॉर एग्जांपल इस लोकेशन पे एक जीन प्रेजेंट है, तो इसका होमोलोगस ये है, तो इसमें भी इसी लोकेशन पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पे यहाँ पे एक और जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोसोम में भी यहीं पे प्रेजेंट होगा। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि जो जीन्स हैं वो सेम लोकेशन पे दोनों पे प्रेजेंट हो, वो क्या हो जाएगा, होमोलोगस। ये दोनों होमोलोगस है तो इन पे भी सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे, ये दोनों होमोलोगस है तो इन पे भी सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे, तो ये अपने हो जाते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम वो देख लेते हैं कि एलील क्या होता है। जीन तो पता चल गया ना। देखो ये एक जीन है, ये क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो एक ये देखो, ये आया है मान लो मदर से, ये आया है मदर से, ये आया है फादर से, तो जरूरत तो नहीं है ना कि ये दोनों सेम होंगे। ये मदर से आया, ये फादर से आया, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये दोनों सेम होंगे, है ना। ये अलग भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये है डोमिनेंट कैपिटल टी, ये है रिसेसिव, है ना, छोटा स्मॉल टी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये क्या है, जीन है। अब जीन की आप देख पा रहे हो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन की क्या है, अल्टरनेट कॉपी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सेम भी तो हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं, टी डी कैपिटल टी, या ऐसे भी तो हो सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, सेम लोकेशन पे, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन की अल्टरनेट कॉपी प्रेजेंट हो सकती है। अल्टरनेट कॉपी, जिनको हम क्या बोल देते हैं, एलील्स बोल देते हैं, एलील्स, ठीक है। देखो एलील्स क्या है, जीन की अल्टरनेट फॉर्म है ना। एलील ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, तो इसको सिंपली क्या बोल रहे हैं हम, एलील बोल रहे हैं। देखो इतनी सिंपल सी बात है ना, ये बेसिक सी चीज अब ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। अब ये तो सिंपल पता ही होता है कि ये होगा, कैसी कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। ये भी कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। होमो मतलब बिल्कुल सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। और ये कैसी कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया ना, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। ये सिंपल सी बातें थी। अब देखो मेंडेलियन ट्रेट्स कौन से थे, 2 फ्लावर के थे, 2 सीड के थे, 2 पोड के थे और एक स्टेम का था, ठीक है। 2 फ्लावर के, 2 सीड के, 2 पोड के, एक स्टेम का। फ्लावर के 2 कौन से थे, फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर। देखो फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल होगी या टर्मिनल होगी। अब यहाँ पे कॉमन सेंस समझना थोड़ा, जो मैंने आगे वाले लिखे हैं ना वो सारे क्या हैं, डोमिनेंट हैं, और जो बाद वाले हैं वो रिसेसिव है। जैसे फ्लावर पोजीशन में जो एक्सियल पोजीशन है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल वाली क्या है, रिसेसिव है। फ्लावर कलर में वॉयलेट क्या है, डोमिनेंट, वाइट क्या है अपना रिसेसिव। अब सीड पे आ जाते हैं, सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर येलो क्या है, डोमिनेंट, और ग्रीन क्या है, रिसेसिव। सीड शेप में क्या है, राउंड क्या है, राउंड सीड की शेप कैसी है, डोमिनेंट, रिंकल्ड कैसी है, रिसेसिव। पोड पे आ जाते हैं, पोड कलर ग्रीन कैसा है, डोमिनेंट है, येलो कैसा, रिसेसिव। पोड शेप में इन्फ्लेटेड है, डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या है, रिसेसिव। और स्टेम हाइट की बात करें तो टॉल हाइट क्या है, डोमिनेंट, और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, ठीक है। मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन थे, 1 to 2 कैरेक्टर एट ए टाइम, है ना, 1 या 2 कैरेक्टर, मतलब वो एक टाइम पे 1 या 2 कैरेक्टर के बारे में ही क्या स्टडी करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। दूसरा क्या है, स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड, मतलब वो ज़्यादा थ्योरेटिकल काम नहीं करते थे, ज़्यादा जैसे हमारी बायोलॉजी में थ्योरेटिकल लिखा हुआ है ना, ऐसे काम नहीं करते थे, वो मैथमेटिकल काम करते थे, स्टैटिस्टिक्स पे काम करते थे, इसलिए उनके क्या है जो रिजल्ट भी थे वो थोड़े एक्यूरेट आते थे। और क्या है, उन्होंने क्या पी प्लांट का सिलेक्शन किया, पी प्लांट है ना, उन्होंने क्या मटर के पौधे पे उन्होंने काम किया। उससे क्या फायदा हुआ, मटर का पौधा क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करता है, और उसमें मल्टीपल ट्रेट्स मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स पे अपन स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा लो, फ्लावर पोजीशन है ना, फ्लावर कलर, पोड का कलर, पोड की शेप, सीड का कलर, सीड की शेप, तो इस तरह से मल्टीपल
मल्टीपल ट्रेट्स हैं, बहुत सारे ट्रेट्स हैं जिनकी अच्छी स्टडी हो सकती है। और क्या है, पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो कम है ना, हमें क्या है जल्दी से प्रोजेनी मिल जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है, मान लो 10 साल हो, 10 साल में प्रोजेनी आए तो 10 साल तक हम बैठे बैठे देखते रहेंगे अपना रिजल्ट देखने के लिए। और यहाँ क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब जल्दी जल्दी प्रोजेनी आएगी, तो अपना जो भी रिजल्ट है, हमने को जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो अपने को जल्दी जल्दी दिखता रहेगा, ठीक है। अब एक आता है बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस में अपने को दो याद रखने हैं, टेस्ट क्रॉस है, आउट क्रॉस। देखो बैक क्रॉस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हम F1 जो इंडिविजुअल है उसका क्रॉस करा दे किसी भी पेरेंट के साथ, ठीक है। बैक क्रॉस का क्या मतलब है कि हम F1 इंडिविजुअल का पेरेंट्स के साथ क्या करा दे, क्रॉस करा दे, ठीक है। अब कौन से पेरेंट्स के साथ, रिसेसिव के साथ कराएंगे F1 इंडिविजुअल का क्रॉस। जब हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। और डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आउट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, ये भूल जाता है। देखो आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना कि कपिल शर्मा शो की टीआरपी हाई चल रही है, या कोई भी शो है, रियलिटी शो है, उसकी टीआरपी हाई चल रही है, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक याद रख लेना, टीआरपी, ठीक है। ये ट्रिक है अपनी, टीआरपी मतलब टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट, है ना। आरपी मतलब रिसेसिव पेरेंट, टी से अपना हो गया क्या, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, जीन इंटरेक्शन पे। अब जीन इंटरेक्शन यहां पे अपने पास दो टाइप की है, एक है एलीलिक और एक है नॉन एलीलिक, ठीक है। जीन इंटरेक्शन अपने पास दो टाइप की, एलीलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। एलीलिक जीन इंटरेक्शन में हमारे पास क्या क्या आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल जीन, प्लियोट्रोपिक जीन, लीथल जीन। और नॉन एलीलिक में हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है। अब इन पे बात करते हैं, बारी बारी करके बात करते हैं। और वो बात मैं पहले बता चुका हूं कि इस वीडियो में, इस पार्ट में हम सिर्फ याद करने वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जो भी समझने वाला टेक्निकल पोर्शन है हम वो पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से करेंगे, इन पे एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। देखो नाम से ही पता लग रहा है इनकम्प्लीट, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो रेड कलर का था फादर और ब्लैक कलर की थी मदर, है ना। तो बच्चे में क्या होना चाहिए था, या तो रेड कलर आना चाहिए था या ब्लैक कलर आना चाहिए था। पर इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट मतलब ना तो रेड डोमिनेट कर पाया ना ब्लैक डोमिनेट कर पाया, और यहां पे कोई नया ही कलर आ गया प्रोजेनी में, ब्लू कलर आ गया, ना तो ये दिखा ना ये दिखा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स को कैसे याद रखें, इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि इनकम्प्लीट मीरा ड्रैगन जैसी दिखती थी, मतलब मीरा किसी लड़की का नाम है और वो बिना मेकअप यानी इनकम्प्लीट होती थी। तो बिना मेकअप तो आपको पता ही है ड्रैगन जैसी लगती है। अब लड़कियां नीचे कमेंट मत करें, है ना, क्योंकि हम एजुकेशनल पर्पस के लिए आपका यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट मीरा ड्रैगन जैसी दिखती थी, ठीक। इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मीरा से आया हमारे पास मिराबिलिस जलापा और ड्रैगन से आया स्नैप ड्रैगन, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कौन से एग्जाम्पल हैं अपने पास, मिराबिलिस जलापा और स्नैप ड्रैगन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हम चलते हैं को डोमिनेंस के, ठीक है। इसको भी वैसे ही समझते, देखो मान लो रेड कलर के थे फादर और ब्लैक कलर की थी मदर, ठीक है। अब ये प्रोजेनी में या तो रेड डोमिनेट करना चाहिए था और या ब्लैक डोमिनेट करना चाहिए था, बट क्या हुआ, ना तो रेड पूरे तरीके से डोमिनेट कर पाया ना ब्लैक कर पाया। देखो नाम में यार को मतलब दोनों साथ में, है ना, को मतलब साथ में यानी दोनों, मतलब आधा ब्लैक आ गया और आधा रेड आ गया, ठीक है। ये अपनी होती है को डोमिनेंस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखें, देखो आपने देखा होगा जो भी सरदार होते हैं ना, सिख होते हैं, वो थोड़ा से गुस्से में रहते हैं, थोड़े से गुस्से, मतलब उनको थोड़ा सा आप छेड़ दो तो बोलेंगे अबे ओ, है ना, उनका कोड वर्ड होता है ना। सिखों को सरदार जो होते हैं वो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, उनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दो तो उनका कोड वर्ड ये रहता है ना, अबे ओ, है ना। ऐसे आप देखा हो ना गुस्से में, अबे ओ तूने कैसे बोल दिया मेरे को, इस तरीके से, ठीक है। तो सिखों का कोड वर्ड क्या होता है, अबे ओ, है ना। सिखों मतलब सिकल सेल एनीमिया, कोड देखो COD, ये क्या है अपना को डोमिनेंस, और अबे ओ से ABO ब्लड ग्रुप, मतलब को डोमिनेंस के एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया एंड क्या है, ABO ब्लड ग्रुप, ये अपना हो गया, ठीक।
नेक्स्ट हम चलते हैं प्लियोट्रोपी में। देखो प्लियोट्रोपी का मतलब क्या है, वन जीन कोड्स फॉर मोर देन वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर के लिए ही कोड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो विराट कोहली है, तो विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट खेलता है, ये है नॉर्मल कंडीशन। बट प्लियोट्रोपी में क्या हो जाएगा, विराट कोहली क्रिकेट भी खेल रहा है, विराट कोहली बास्केटबॉल भी खेल रहा है, विराट कोहली फुटबॉल भी खेल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी अपनी प्लियोट्रोपिक कंडीशन। एक जीन क्या है, वन मोर देन वन, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, प्लियोट्रोपी का एग्जांपल कैसे याद रखना है, देखो P फॉर प्लियोट्रोपी, P फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, P फॉर प्लियोट्रोपी, P फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है मल्टीपल एलील्स। ठीक है, बिल्कुल नाम से ही सब कुछ अपने को कवर हो रहा है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एलील्स मतलब एलील्स। तो सिंपली देखो नॉर्मली क्या होता है, एक जीन के लिए दो एलील होते हैं ना। फॉर एग्जांपल कैपिटल T है और या स्मॉल t है, तो दो कॉपी प्रेजेंट होती हैं, दो एलील। बट मल्टीपल एलील में क्या होगा, एक जीन के लिए मोर देन टू एलील्स। देखो नॉर्मली क्या है, दो एलील प्रेजेंट हो गए, दो से ज्यादा हो जाए तो क्या हो गया मल्टीपल एलील। इसका एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, सबको पता ही होता है, ABO ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलील केसेस में देखो तीन एलील प्रेजेंट है, ये A वाला, B वाला और एक I वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक, देखो अब याद करो हमने प्लियोट्रोपी में क्या किया था, प्लियोट्रोपी में क्या किया था कि एक जीन के लिए मोर देन वन कैरेक्टर हो तो प्लियोट्रोपी। बट यहां पे उसका ठीक ऑपोजिट है कि वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए मोर देन वन जीन, है ना, एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन जब कोड करें तो क्या है पॉलीजेनिक। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लियोट्रोपी में क्या था, एक जीन था और मोर देन वन कैरेक्टर्स थे। और पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन्स, मतलब बहुत सारे जीन्स जब एक कैरेक्टर के लिए कोड करे। अब इसके एग्जांपल याद करने की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो जहां भी ह्यूमंस वाला एग्जांपल आ जाए ना, ह्यूमंस स्किन कलर, ह्यूमन वेट, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन आई कलर, तो सारे कहां जाएंगे, अपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन हमें यहां तीन तरीके से याद करनी है। कैसे कैसे, देखो XXX वाली, XXXO वाली, ZWZZ वाली। ठीक है, देखो सिंपल है, X का मतलब है यहाँ पे, X का जहां भी XX वाली आ जाए ना, वहां पे देखना क्या है, XX वाली फीमेल है। ठीक है, मतलब होमोजाइगस जो है वो फीमेल है और XY क्या है, मेल है ना। ये तो अपना ह्यूमंस का पता ही है ना अपने को, क्या है XX फीमेल है, XY मेल है, किस में होती है, ह्यूमंस में होती है। और XO वाला क्या है, सिंपली देखो यहाँ पे ये Y क्रोमोजोम था जो है ना, ह्यूमंस में जो Y क्रोमोजोम होता है, इसमें क्या है, सीधा सीधा अपसेंट हो गया, सीधा सीधा अपसेंट हो गया। बाकी सारा सेम है कि XX होमोजाइगस क्या है, फीमेल, XO क्या है, ये अपना मेल हो गया ना। ये Y जो है इसमें अपसेंट हो गया। और ये किस में प्रेजेंट होती है, NCERT में एग्जांपल दिया हुआ है, किसमें, ग्रास होपर में होती है। ठीक है, अब ये थोड़ी खास वाली है, Z वाली है, ZW वाली है, ये थोड़ी खास वाली है, ये आपको अलग से याद रखनी है, NCERT में दी हुई है। अलग से क्यों याद रखनी है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या था, होमोजाइगस फीमेल थी, होमोजाइगस मतलब XX, यहाँ भी होमोजाइगस क्या थी, फीमेल थी, XX। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। यहाँ पे जो होमोजाइगस है ZZ वो है मेल और ZW यानी जो हेटेरोजाइगस है वो क्या है, फीमेल है। और ये किस में प्रेजेंट होती है, बर्ड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो इसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखो यहां से ओवम से शुरू करना है, हमेशा इसकी कंफ्यूजन से बचने के लिए शुरू कहां से करो, ओवम से। देखो ओवम क्या होता है, फीमेल गेमीट, और फीमेल गेमीट यानी ओवम कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, आप सबको पता है। ठीक है, अब इसके साथ ओवम के साथ दो कंडीशन पॉसिबल हैं, या तो इस ओवम की यानी इस फीमेल गेमीट की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी या इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। देखो फर्टिलाइजेशन अगर इसकी नहीं हुई तो क्या ये कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ड्रोन या मेल हनी बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, तो इसको प्रोसेस को क्या बोल देंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हैप्लॉइड था बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है ये हैप्लॉइड ही रहेगा। फर्टिलाइजेशन ना होने का मतलब है इसको दूसरा मतलब मेल गमीट इसको नहीं मिला, सिंपल सी बात है। तो क्या बन गया, ड्रोन बन गया
या इसको मेल हनी भी बोलो, जो क्या है, हैप्लॉइड है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम कि इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, इसको क्या मिल गया, देखो ये एक क्या था, फीमेल गैमीट। अगर इसको मेल गैमीट मिल जाए, मेल गैमीट कहाँ से आएगा, सिंपल सी बात है, ये मेल है तो ये क्या बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा, और यही मेल गैमीट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इसको अब गैमीट मिल गया, ये हैप्लॉइड तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी, और क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। देखो F4 फर्टिलाइजेशन, F4 फीमेल, मतलब फर्टिलाइजेशन जब भी हो जाए तो फीमेल ही बनेगी, और फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो मेल बनेगा, सिंपल सी बात है। और फीमेल कैसी बनेगी, डिप्लॉइड बनेगी, क्योंकि मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट है ना, दो आगे तो डिप्लॉइड बन गई। अब फीमेल गैमीट की भी क्या है, आगे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर इस फीमेल ने बी ब्रेड खाया, सिंपल, ये बहुत सिंपल सा खाना होता है, अगर बी ब्रेड खाया तो ये बन जाएगी वर्कर। अगर इसने रॉयल जेली खाई, रॉयल जेली बहुत खास खाना होता है, अगर इस फीमेल ने रॉयल जेली खाई तो ये बन जाएगी क्वीन, ये बन जाएगी क्वीन, ठीक है। अब वर्कर नाम से ही पता लग रहा है ये काम ही करेगी ना, बार बार बाहर जाएगी, नेक्टार लाएगी और काम ही करेगी। और क्वीन का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ओवम प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये क्वीन क्या करेगी, ये क्वीन क्या कर देगी, ओवम बना देगी, ये ओवम बना देगी, ठीक है। और ये कहां से आया था, अपना मेल गैमीट इससे, ठीक है। तो ये अपने को पूरी साइकिल अपने को समझ आ गई। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। देखो एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो याद करने वाला पार्ट है हम इस वीडियो में कर रहे हैं, और जो समझने वाला पार्ट है वो पार्ट 2 में करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास दो टाइप से आ सकते हैं, या तो होंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या होंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया, ठीक है, ये क्लियर है। अब क्रोमोसोमल में कौन से आएंगे, डाउन सिंड्रोम, केलाइन-फेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। अब ये कैसे याद करें, इसकी मैं सिंपल सा एक मेथड फंडा बता दूंगा, है ना, आप इनको इंटरमिक्स नहीं करोगे, उससे सिंपल सा तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कौन से आ रहे हैं, एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो जो डायग्राम दिए हुए ना, आपको डाउन सिंड्रोम में एक छोटे बच्चे का डायग्राम मिलेगा, केलाइन-फेल्टर सिंड्रोम में आपको एक मेल का डायग्राम मिलेगा, टर्नर सिंड्रोम में एक फीमेल का डायग्राम मिलेगा। तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि जो इस पूरे को मिला दो, जिस भी डिसऑर्डर में ह्यूमन का डायग्राम दिया हुआ है, चाहे वो बच्चे का है, चाहे वो मेल का है या फीमेल का है, यानी एक इंसान का डायग्राम जिसमें भी दिख जाए उसको सीधा सीधा किस में डाल दो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाल दो। ये सिंपल सा फंडा अपना हो गया। और बाकी के बच्चे कौन से आ जाएंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हैं वो भी दो टाइप से हो सकते हैं, या तो सेक्स लिंक्ड होंगे या क्या होंगे, ऑटोसोमल लिंक्ड होंगे, ठीक है। या तो सेक्स लिंक्ड होंगे या ऑटोसोमल लिंक्ड होंगे, ठीक है। ये होगी अपनी पहली बात। दूसरी बात, मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव, ठीक है। मैंने पहली बात क्या बोली कि मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल लिंक्ड, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि मेंडेलियन डिसऑर्डर फिर से दो टाइप के हो सकते हैं, रिसेसिव या डोमिनेंट, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, SLR मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और ALR मतलब ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। लगभग जो अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे रिसेसिव ही हैं, सारे रिसेसिव हैं, ठीक है, डोमिनेंट दिया नहीं हुआ, है ना। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। हीमोफीलिया कैसा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया कैसा, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। थैलेसीमिया कैसा, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। ये अपनी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैंने इसी चार्ट में यहाँ पे कवर कर दी, ठीक है। क्रोमोसोमल में हम ऐसी कोई भी बात नहीं करते, सेक्स लिंक्ड या रिसेसिव वाली ऐसी कोई बात नहीं करते, ठीक है। ये कवर है अपना। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया कैसे, SLR यानी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, बाकी के ऐसे ALR यानी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। अब हम क्या है इन पे बारी बारी से बात करने वाले हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, हीमोफीलिया में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है। मैं फिर से याद करा दूं कि हम जो लर्न करने वाला, याद करने वाला पोर्शन है इस वीडियो में करेंगे, जो भी समझने वाला पोर्शन है इनके बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये मत बोलना कि ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो हम समझने वाला नेक्स्ट में करेंगे। सबसे पहले क्या कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कलर ब्लाइंडनेस कैसी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, दो
दो कलर को डिफरेंशिएट करने में कंफ्यूजन हो जाती है। कौन से कलर? रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है, रेड एंड ग्रीन कलर। अब देखो कलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग। कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग। देखो रंग, है ना, ऐसे याद कर लेना, रंग, आर फॉर रंग में आ रहे हैं ना, दोनों आ रहे हैं, आर भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, रंग, ठीक है। रेड और ग्रीन कलर में क्या होती है? कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब ये होता क्यों है? कलर ब्लाइंडनेस होता क्यों है? तो देखो यहां से ही याद कर लेना इसको, सेक्स लिंक्ड है, मतलब सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम का लेना देना है, ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन की वजह से ये होता है। अब एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि 8% मेल्स में ये पाया जाता है और 0.4% फीमेल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो समझने की चीजें हम वो पार्ट 2 में करेंगे। नेक्स्ट अपनी कौन सा डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखो यहां पे देखो बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके नाम से समझेंगे। देखो हीमो मतलब ब्लड, है ना, हीमो किसके लिए यूज होता है? ब्लड के लिए यूज होता है। और फीलिया मतलब लव, है ना, आपने सुना होगा लायोफिलिक, लायोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो फिलिक मतलब लव और फोबिक मतलब डर, फियर, ठीक है। तो फीलिया मतलब लव, ठीक है, ब्लड के लिए लव। तो ब्लड के लिए लव किसको होगा? है ना, सिंपल सी बात है, पता ही लग गया आपने को कि यहाँ पे क्लोटिंग डिफेक्ट है ना। किसी को ब्लड से प्यार है मतलब उसका खून बहने से रुकेगा ही नहीं, है ना, उसकी क्लोटिंग में गड़बड़ी है। इससे आपको आइडिया लग गया। अब होता क्या है इसमें? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन्स ब्लड क्लोटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन प्रोटीन के साथ क्या हो जाती है? थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अब उन प्रोटीन के साथ गड़बड़ी हो गई तो ब्लड क्लोटिंग में क्या आ जाएगी? गड़बड़ी आ जाएगी। ब्लड क्लोटिंग में जब गड़बड़ी आएगी तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, मतलब एक बार खून बहने लग गया तो रुक ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोटिंग में गड़बड़ी आ गई, सिंपल सी बात है ना। तो खून बहने से रुक ही नहीं पा रहा तो सिंपल सी बात है उस बंदे को क्या होगा? ब्लड से प्यार होगा, ब्लड से प्यार होगा। ये अपना हीमोफीलिया, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया पे। फिनाइल कीटोन यूरिया, देखो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे ही इसको समझेंगे। देखो एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानिन, ठीक है। मैं फिर इसे रिपीट करता हूं, एक अमीनो एसिड अपने पास है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? ये फिनाइल एलानिन जो है इसको एक एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है? टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल यानी हेल्दी यानी स्वस्थ कंडीशन में इस फिनाइल एलानिन को एक एंजाइम होता है जो इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। ये तो नॉर्मली होना चाहिए। बट फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होगा? ये डिसऑर्डर अगर किसी को हो जाए तो क्या होगा? ये एंजाइम उसमें कम हो जाएगा, है ना। इस एंजाइम की कमी की वजह से फिनाइल एलानिन जो है, देखो लैक ऑफ एंजाइम मतलब ये एंजाइम अपना गड़बड़ी आ गई, ठीक है। फिनाइल एलानिन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो होना किसमें चाहिए था? टायरोसिन में, बट इस डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा? एंजाइम की कमी की वजह से, लैक ऑफ एंजाइम, ठीक है, मतलब एंजाइम की अब्सेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिनाइल पाइरुविक एसिड जो होता है वो एक फिनाइल कीटो एसिड होता है, फिनाइल कीटो एसिड होता है, और इसी की वजह से इस डिसऑर्डर का नाम क्या पड़ गया? फिनाइल कीटोन यूरिया, है ना। फिनाइल कीटो एसिड, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही होना चाहिए कि इसको हम एनीमिया क्यों बोलते हैं। देखो नॉर्मली एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, है ना। सीधे शब्दों में एनीमिया मतलब खून की कमी, है ना, या बोलो हीमोग्लोबिन की कमी। देखो नॉर्मली आरबीसी कैसी होती है? ऐसी होती है बाय कनकेव शेप, है ना। आपको पता है ना आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाय कनकेव। देखो ये एक कनकेव शेप है और ये एक कनकेव ना, बाय कनकेव। सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों होता है? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या है? हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके, और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करेगा? फिर ऑक्सीजन कैरी करेगा, है ना। बाय कनकेव है, हीमोग्लोबिन की फिटिंग एक तरह से फिट हो रहा है इसमें, सिंपल सी इतनी बात है, ठीक है। तो अगर ये आरबीसी सिकल शेप होता है ना, ये आरबीसी अगर सिकल शेप हो जाए, सिकल आपने देखा है, सिकल शेप मतलब जैसे वो जिससे गेहूं काटते हैं ना, आपने खेतों में देखा होगा किसान जिससे गेहूं काटते हैं उसको हम बोलते हैं सिकल शेप, ठीक है। तो ये अगर ऐसी हो जाए तो ये हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाएगी, है ना। जितना हीमोग्लोबिन अभी कैरी कर रही थी उतना नहीं कर पाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, बॉडी में कमी हो जाएगी, और इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया मतलब आरबीसी जो है वो सिकल शेप हो चुकी है, तो मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, एक तरीके से खून की कमी हो रही है, या बोल लो नॉर्मल आरबीसी की कमी हो रही है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया एनीमिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन जो बनता है जहां पे कंफ्यूजन होती है वो ये है ना, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। देखो, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वलाइन एट 6th पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ग्लूटामिक एसिड की सब्सटीट्यूशन हो गई, किसने की, वलाइन ने की, है ना, वलाइन ने की, कहां पे की, 6th पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन। अब इसकी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, आप पक्का इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ग्लूटामिक एसिड को सब्सटीट्यूट किया था या ग्लूटामिक एसिड ने सब्सटीट्यूट किया था, इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो, एक क्रिकेट का प्लेयर था गौतम गंभीर, सबको पता है गौतम गंभीर, G फॉर ग्लूटामिक एसिड, G फॉर गौतम गंभीर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक क्रिकेट का बहुत फेमस प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, V फॉर वलेन, V फॉर वीरेंद्र सहवाग। इतनी बातें अपनी क्लियर है। अब 6th पोजीशन मतलब 6 मतलब सिक्सेस मारने हैं, मतलब छक्के मारने हैं ना, क्रिकेट में आपको पता ही ना, 6 मारने होते हैं, छक्के मारने होते हैं। अब सिंपल सी बात है, सबको पता है कि वीरेंद्र सहवाग जो था वो ज्यादा 6 मारता था, वो ज्यादा छक्के मारता था। ठीक है, अब देखो अपनी टीम में कौन सा प्लेयर है, ग्लूटामिक एसिड यानी गौतम गंभीर है, तो गौतम गंभीर बेचारा क्या है, कम छक्के मारता है, तो हमने क्या कर दिया, गौतम गंभीर को वीरेंद्र सहवाग से क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, है ना। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा 6 मारेगा, है ना। गौतम गंभीर इज सब्सटीट्यूटेड बाय वीरेंद्र सहवाग बिकॉज वो 6 ज्यादा मारता है। ये अपनी सिंपल सी ट्रिक थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, थैलेसीमिया के बारे में। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, हीमोग्लोबिन में चेन लेस था, ये लेस यानी कम था। ठीक है, हीमोग्लोबिन में चेन लेस था, लेस यानी कम था। अब यही इसकी ट्रिक बन जाएगी, हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन, चेन से चेन, लेस मतलब कम, था मतलब थैलेसीमिया, मतलब थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की चेन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना। अब अल्फा चेन में कमी आई तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में कमी आई तो क्या हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है अपने खत्म हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना। मैंने इसकी फंडा क्या बताया था कि एनसीईआरटी में जिस भी डायग्राम में इंसान आपको दिख जाए, डाउन सिंड्रोम में एक छोटे बच्चे का डायग्राम दिया हुआ है, केलाइन फिल्टर में एक मेल का डायग्राम दिया हुआ है, टर्नर में एक फीमेल का डायग्राम दिया हुआ है, वो अपने सारे क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम पे। ठीक है, देखो इसका नाम डाउन क्यों पड़ा, तो सिंपल सी बात है, इसको एक साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था जिसका नाम था लैगडोन डाउन। ठीक है, 1866 में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। अब इसमें होता क्या है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। देखो नॉर्मली क्या होता है अपने अंदर, हम डिप्लॉयड हैं, है ना। अब डिप्लॉयड कंडीशन में क्या होगा, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है ना, उसीलिए तो बोलते हैं हमको डिप्लॉयड, 2 कॉपी होती है। बट इसमें क्या है, 21st जो क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपी हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अब इसमें सिम्टम क्या क्या आएंगे, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइट कम होगी, जिसको डाउन सिंड्रोम होगा उसकी हाइट कम होगी, उसका राउंड हेड होगा, उसकी फरोड टंग होगी और उसका पार्शियली ओपन्ड माउथ होगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बारे में इतना सा ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना केलाइन फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मली किसी मेल के अंदर क्या होना चाहिए, XY। ठीक है, नॉर्मली किसी मेल के अंदर क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए, बट केलाइन फेल्टर में क्या हो जाता है, एक एडिशनल X हो जाता है, एक एडिशनल X। अब सिंपल सी बात है, X क्रोमोसोम जितने ज्यादा होंगे उतनी फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ठीक है, X क्रोमोसोम जितने ज्यादा होंगे उतने फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होंगे, है ना। X क्रोमोसोम का मतलब होता है फीमेल कैरेक्टर, ये आप याद रखना। अब इसमें फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे, है ये मेल बट एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से इसमें फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे। पहली बात तो यहाँ पे याद रखनी है, ये स्टेराइल होता है, मतलब ये आगे क्या है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्टेराइल होगा, ये फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें देखो फीमेलनेस आ गई, मतलब फेमिनाइन डेवलपमेंट, गाइनेकोमेस्टिया ना,
ब्रेस्ट डेवलपमेंट इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब केलाइनफेल्टर के बाद है अपना टर्नर सिंड्रोम। देखो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या था, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया था, और टर्नर सिंड्रोम में क्या है, एक ये फीमेल में होता है, फीमेल के अंदर, और ये किसमें था, मेल के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया, ओ मतलब ये गायब हो चुका है, जीरो है ना, इसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम बच गया। अब मैंने क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम का मतलब है फीमेलनेस, किसी में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाए तो फीमेलनेस आ जाएगी, और किसी का एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाए मतलब उसकी फीमेलनेस कम हो जाएगी। तो किसी फीमेलनेस मतलब ये फीमेल के अंदर होता है, तो किसी फीमेल की अगर फीमेलनेस कम हो जाए मतलब वो मेल जैसे कैरेक्टर शो करेगी, है ना, मेल जैसे कैरेक्टर। इसको ऐसे याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं, ये भी स्टेराइल होगी, याद रखेंगे, केलाइनफेल्टर में जो मेल है वो स्टेराइल, और टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल है वो भी स्टेराइल, क्योंकि इसकी ओवरीज जो है वो पूरी डेवलप ही नहीं हो पाती, है ना, रूडिमेंट्री ओवरी, तो ओवरी ही डेवलप नहीं होंगी तो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा मतलब ये स्टेराइल है। ठीक है, और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी अब्सेंट होते हैं, जैसे कि इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी। मैं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल इसका उल्टा है, इसमें मेल के अंदर क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, गाइनेकोमेस्टिया, और इसमें फीमेल के अंदर भी क्या है, ब्रेस्ट डेवलप नहीं होती, तो लगभग उल्टा है। ठीक है, हम कैपिटल वाले एलील को क्या बोलते हैं, इसको हम मानते हैं डोमिनेंट एलील, है ना, डोमिनेंट जनरली यही चलता है अपना, और स्मॉल वाले को हम क्या मानते हैं, रिसेसिव। ठीक है, कैपिटल वाले को डोमिनेंट, स्मॉल वाले को रिसेसिव, इतनी सिंपल सी बात है। अब देखो जो ये कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन अपने पास आ जाएगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमो मतलब दोनों सेम है, और डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट है, सिंपल सी बात है। और इसको हम क्या बोल देंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। स्मॉल है तो क्या है, रिसेसिव, और होमो मतलब दोनों सेम है, सिंपल सी बात है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हेटेरो, हेटेरो मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट है। इतनी सिंपल सी बात है, अब अपने को समझ आई। ठीक है, अब देखो ये ऐसे पेयर्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम समझते हैं। देखो मान लो ये मेरी कोई एक सेल है ना, ये मेरी एक सेल है, और मेरी सेल है, ह्यूमन की सेल है, तो कैसी होगी, डिप्लॉयड सेल होगी। अब इस डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा कि हमारे अंदर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। एक कॉपी होती तो हैप्लॉयड, 3 कॉपी होती तो ट्रिप्लॉयड। ठीक है, अब इस डिप्लॉयड का सीधा सीधा मतलब क्या है कि मान लो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, मान लो इस क्रोमोसोम का नाम है बेंगलोर, तो बेंगलोर क्रोमोसोम की मेरे पास क्या होंगी, 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, 2 कॉपीज, इसीलिए मैं हूं क्या, डिप्लॉयड। 2 कॉपी का सीधा सीधा मतलब क्या है, एक मेरे पास आया मेरे फादर से, एक मेरे पास आया एक मदर से, सिंपल सी बात है ना, ये सिंपली। अब देखो ये है अपने पास क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन, है ना, और ये मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, एक तरीके से ये एलील क्या होते हैं, एलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन ही तो होता है ना, इसको इसी को तो हम दिखा रहे हैं। मान लो ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल है ना, इसी को तो हम दिखा रहे हैं, ये यही तो कंडीशन है। मान लो या इसके मैं ये कर दूं, ए कर दूं, या इसका ये स्मॉल ए कर दूं, ये वाली कंडीशन है, या ऐसे होता है यहाँ पे ये ए होता, ये होता, ये वाली कंडीशन है। तो कुछ इस तरीके से ना, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन, और डिप्लॉयड क्या होता है ये भी पता चल गया, एक फादर से एक मदर से, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब सिंपल यही होता है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, एक फादर से आया, एक मदर से आया, और ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्यों, क्योंकि जो जीन है ना, जो जीन इस क्रोमोसोम पे जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, वो जीन, उसी चीज के लिए जीन इस क्रोमोसोम पे भी उसी लोकेशन पे होगा। फॉर एग्जांपल हाइट के लिए जीन है, तो हाइट के लिए जीन यहां पे प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोसोम पे भी इसी लोकेशन पे हाइट के लिए जीन पाया जाएगा। वो अलग बात है कि इसमें कैपिटल एच होगा, इसमें स्मॉल एच होगा, या कैसा होगा, वो हमारी बाद की बात होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम मेंडल के लॉज देख लेते हैं, सिंपल तरीके से क्या होंगे मेंडल के लॉज। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की जाए, है ना, पहला क्या है, मान लो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस वो क्या बोलता है, देखो अपने पास यही 3 कंडीशन से समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात, वो क्या बोलता है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक क्या होता है, एक एलील होता है डोमिनेंट, एक रिसेसिव। तो सिंपल सी बात है, डोमिनेंट के सामने रिसेसिव क्या है, रिसेसिव नाम से पता लग रहा है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना। जब डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट वाला जीन क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा। इसी को
हम सिंपली क्या बोलते हैं, लो ऑफ डोमिनेंस। जैसे इसमें बात करें तो दोनों डोमिनेंट है तो डोमिनेंट शो होगा, इसमें दोनों रिसेसिव है मतलब डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है तो रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा। इसमें असली समझ में इसमें आता है अपने को कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो जो कैपिटल ए है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा और ये क्या है, रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ समझते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या होता है, देखो मान लो ये है कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, डिप्लॉयड, ये अपना क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है अपनी। ठीक है, अब डिप्लॉयड से आगे हमारे पास क्या बनाने हैं, अपने को गेमीट बनाने हैं। गेमीट कैसे बनेंगे, अब हैप्लॉयड बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, दोनों में से सिर्फ देखो ये क्या है, अपनी डिप्लॉयड सेल है और मैं एक और सेल यहाँ पे बना दूँ, एक और सेल यहाँ पे ये बना दूँ कि क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी हो, तो ये कैसी है, हैप्लॉइड सेल है। तो अपने को गमीट बनाने हैं तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से एक ही आगे आएगा, इन दोनों में से एक ही आगे आ पाएगा। मान लो ये आ गया है ना, इन दोनों में तो सोम थे, इसीलिए इजीली अपने को समझ लिया। अब इसकी बात करें, अगर इसकी देखो ये है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, एक ये कॉपी एक ये कॉपी, दो कॉपी प्रेजेंट है। अगर इससे हमें गमीट बनाना हो तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ठीक है, ये एक सेल थी, अब इससे या तो गमीट एक इस तरीके का एक इस तरीके का, मतलब सिंपल सी बात है कि एक गमीट बनेगा उसमें इनमें से एक ही पॉसिबल है ना, ये गमीट बनेगा इनमें से एक ही पॉसिबल है, दोनों नहीं आ सकते। सिंपल सी इतनी बात है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन है ना, सेग्रीगेशन मतलब बिछड़ना, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि दो एलील यहाँ पे प्रेजेंट थे तो गमीट की फॉर्मेशन होगी तो ये दोनों आपस से बिछड़ जाएंगे, मतलब एक ही आगे जा पाएगा, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये तो अपना दूसरा लॉ। अब तीसरा लॉ समझते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो क्या कहता है, देखो वो क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, हाइट के लिए जीन है H, हाइट के लिए जीन है H। ठीक है, ये हो जाएगा अपना डोमिनेंट हाइट के लिए, और ये स्मॉल हाइट के लिए अपना रिसेसिव, ये हो गया HH। ठीक है, ये अपना है हाइट के लिए। और दूसरा एक जीन मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूं, कुछ भी ले लो, आई कलर ले लो है ना, मान लो ये है अपनी आंखों के कलर के लिए, ये इसका डोमिनेंट, ये इसका रिसेसिव, ये इसका डोमिनेंट, ये इसका रिसेसिव है ना। तो अब इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, देखो इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि हाइट के लिए जो जीन है, हाइट के लिए जो जीन है उनका कोई भी लेना देना नहीं है किसके साथ, किसके साथ, आई कलर के जीन के साथ कोई भी लेना देने है। मतलब इनमें से आगे कैपिटल H जाएगा या स्मॉल h जाएगा, उसका कोई भी लेना देना नहीं है कि इनमें से आगे कौन जाएगा, है ना। गमीट हम बना रहे थे ना, तो गमीट कौन से बनेंगे, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल एक और जीन होता, मान लो हमारे पास हेयर कलर के लिए होता, हेयर कलर के लिए ना, हेयर कलर के मान लो C है, कैपिटल C स्मॉल c है, तो हेयर कलर का और आई कलर का कोई भी लेना देना नहीं है, और हेयर कलर का और हाइट का कोई भी लेना देना है, आपस में क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली अपना क्या है, सेग्रीगेट होंगे। यही क्या बोलता है अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम से पता लग रहा है इंडिपेंडेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, मतलब ब्लेंडिंग नहीं होगी इसमें। सिंपल सी इतनी बातें बेसिक सी अपने को समझ में आ गई। अब मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाने जा रहा हूं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्या होता है, देखो ये अपने पास पेरेंट है, ये अपने पास पेरेंट है, ये मैं यहाँ पे बिल्कुल अलग से मार्क कर देता हूँ, ये अपने पास क्या है, पेरेंट्स है। ठीक है, ये क्या है, मान लो फादर है, ये मदर है। फादर में क्या है, डोमिनेंट ए, और मदर में क्या है, रिसेसिव ए। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पेरेंट्स है तो पेरेंट्स में क्या होगी, क्रॉसिंग होगी, पेरेंट्स में क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। अब हम पॉसिबल गमीट्स देखते हैं, इसके क्या बन सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, दोनों कैपिटल ए हैं तो पॉसिबल गमीट देखो दोनों में से एक आगे आता है, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कैपिटल ए की, और इसमें देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है स्मॉल ए की। ठीक है, तो इनकी प्रोजेनी की एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस है, इसको हाइब्रिड भी बोलो। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गई, अपनी F1 जनरेशन, ये अपनी पेरेंट्स थी, ये क्या बन गई, F1 है ना, पहली बार यहाँ बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी सेल्फिंग करा देते हैं, इसकी सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग का मतलब क्या है, जैसा ये है उसी के साथ
इसकी क्रॉसिंग करा दी, जैसा ये है उसी के साथ इसकी क्रॉसिंग करा दी। सिंपल सी बात है। अब क्रॉसिंग में क्या बनाने अपने को, सिंपल गेमीट बनाने। तो इसके पॉसिबल गेमीट क्या है, या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए, है ना, सेग्रीगेट होंगे ना, सेग्रीगेट होंगे या कैपिटल ए या स्मॉल ए। और इसके भी पॉसिबल क्या है, या कैपिटल ए या स्मॉल ए। ठीक है, अब आगे आगे कौन सी प्रोजेनी, कौन से बच्चे बनने अपने पास पॉसिबल है वो देख लेते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, देखो पहले क्या है, इसको पकड़ दो, सिंपली इसको पकड़ लो, इसकी एक बार इसके साथ मैचिंग करा दो, एक बार इसके साथ, फिर क्या है, इसको पकड़ लो, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, पहले ए, इसको पकड़ लिया, फिर इसके साथ मैचिंग करा दी, फिर इसको पकड़ लिया, इसके साथ करा दी, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको पकड़ लिया, इसके साथ करा दी, ये बन जाएगा, फिर इसको पकड़ लिया, इसके साथ मैचिंग करा दी, ये बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, और एक बना हमारे पास ये, और एक बना हमारे पास ये अपना फाइनल है, ये अपना क्या है, फाइनल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टाइप के रेशियो आएंगे अपने पास, एक जीनोटिपिक रेशियो, एक फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो में देखो सिंपली क्या देख लो, बिल्कुल एक्चुअल सेम कौन से हैं, ये 1 रेशियो, ये दोनों बिल्कुल सेम है, 1:2 रेशो, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशो। और फिनोटिपिक रेशो मतलब कौन कैसा दिखेगा, है ना, कौन कैसा बाहर से दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये हाइट के लिए जीन है, तो इसमें डोमिनेट कौन करेगा, कैपिटल करेगा, तो ये है टॉल। ठीक है, इसमें भी देखो ये डोमिनेट कर जाएगा तो ये भी हो जाएगा टॉल। इसमें भी क्या है, ये डोमिनेट कर जाएगा, इसमें भी हो जाएगा टॉल। और इसमें क्या है, अपने रिसेसिव ही हैं, दोनों रिसेसिव हैं, तो ये हो जाएगा अपना ड्वार्फ। तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक रेशो हो जाएगा 3:1। ये सिंपली क्या है, अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, हम सिर्फ एक कैरेक्टर को, एक हाइट को लेके चल रहे हैं हम ना। फॉर एग्जांपल ये हाइट, तो सिर्फ हम हाइट को लेके चल रहे हैं। अगर ये ऐसा होता, देखो ऐसी कंडीशन है तो ये है मोनोहाइब्रिड, ये भी कैसी कंडीशन है, मोनोहाइब्रिड। पर अगर हम ऐसे कर दें दो चीज़ों की एक साथ में स्टडी करें, जैसे ये हाइट के लिए हो गया और ये हमारी आई कलर के लिए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड। और ट्राई हाइब्रिड कैसे हो जाएगा, देखो फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ के लिए हो गया अपना, ये दूसरी चीज़ के लिए होगा, ये तीसरी चीज़ के लिए, ये अपना ट्राई हाइब्रिड। और टेट्रा हाइब्रिड ये अपना लो टेट्रा, ऐसे बढ़ाते चलो। तो ये सिंपल सी बातें हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पेरेंट्स ले लेता हूँ। ये है अपना क्या है, फादर है, और ये मैंने ले ली मान लो मदर, ये ले ली मदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपने क्या है, पेरेंट्स हैं, ये अपने पेरेंट्स हैं, ये है अपना फादर, ये है मदर। ठीक है, फादर कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट पूरे तरीके से, मदर कैसी है, होमोजाइगस रिसेसिव पूरे तरीके से। अब ये समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा क्या, टोटल गेमीट्स का है ना, गेमीट्स का कॉन्सेप्ट, कि टोटल गेमीट्स किसी भी चीज़ के कैसे निकालें। तो टोटल गेमीट्स निकालने का सिंपल फंडा है 2 की पावर n, 2 की पावर n। और n क्या है, यहाँ पे n है टोटल कितने हाइब्रिड्स प्रेजेंट है, टोटल कितने हाइब्रिड्स प्रेजेंट है। अब ये हाइब्रिड क्या होता है, देखो मैं आपके सामने ये कंडीशन दे दूं, ये कंडीशन है ना, दोनों कैपिटल ए, तो यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड प्रेजेंट नहीं। हाइब्रिड का सिंपल मतलब है कि डिफरेंट है। अब मैं आपको ये कंडीशन दे दूं, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों डिफरेंट है, मतलब ये हाइब्रिड है। मैं आपको ये कंडीशन दे दूं, दोनों स्मॉल है, मतलब दोनों सेम है, तो ये भी हाइब्रिड नहीं है। और कंडीशन देख लो, मैं आपको अगर ये कंडीशन दे दूं, तो आप बताओ यहाँ पे कितने हाइब्रिड प्रेजेंट है। एक तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये वाला, और एक कैपिटल बी स्मॉल बी ये वाला, तो टोटल इसमें 2 हाइब्रिड प्रेजेंट है। मैं आपको मान लो ये कंडीशन दे दूं, इसमें हाइब्रिड बताओ, तो इसमें सिर्फ एक ही हाइब्रिड है। ये तो दोनों सेम है, तो ये हाइब्रिड नहीं बना सकता। ये इसमें हाइब्रिड है, इसमें एक हाइब्रिड प्रेजेंट है। तो हाइब्रिड का कंसेप्ट अपन समझ गए, है ना। अब देखो कैसे गेमीट निकालने हैं। कोई आपसे पूछे कि इसके टोटल गेमीट्स कितने बन सकते हैं, इसके टोटल गेमीट्स, तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, है ना। n क्या है, टोटल हाइब्रिड, तो ये एक हाइब्रिड है, बिल्कुल है, कैपिटल है स्मॉल है, तो इसमें एक हाइब्रिड प्रेजेंट है। तो n की पावर रख दो, n की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, तो 2 की पावर 1 कितना आंसर आ जाएगा, 2, है ना। मतलब इसके 2 गेमीट बन सकते हैं। 2 गेमीट कौन से बनेंगे, या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए। सिंपल सी बात, इतनी अपने को समझ में आई। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बोलने जा रहा हूं कि इसके आप क्या करो, इसके पॉसिबल गेमीट निकालो। तो अपना बेसिक फॉर्मूला वही 2 की पावर n, और n क्या है, हाइब्रिड में क्या है, अपने को डिफरेंट पकड़ना है। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए एक हाइब्रिड, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा हाइब्रिड, मतलब टोटल हाइब्रिड कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 गेमीट पॉसिबल हैं। 4 गेमीट कैसे, देखो
एक बार कैपिटल ए आ जाएगा कैपिटल बी के साथ, है ना, ये पहला गैमीट। एक बार कैपिटल ए आ जाएगा स्मॉल बी के साथ, दूसरा गैमीट एक बार क्या है स्मॉल ए आ जाएगा स्मॉल बी के साथ, तीसरा गैमीट एक बार स्मॉल ए आ जाएगा कैपिटल बी के साथ, चौथा गैमीट। ये 1 2 3 4 गैमीट अपने पॉसिबल हैं। तो ये अपना गैमीट निकालने का बेसिक कंसेप्ट रहता है, ठीक है। अब ये अपना क्या था, ये अपना था फादर, ये अपना था मदर, ठीक है, ये अपनी मदर। अब इनके बीच में क्या होगी क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग में क्या है, सिंपली क्या करना है, इनके गैमीट निकालने हैं और गैमीट्स की क्या करानी है, फर्टिलाइजेशन करानी है, फ्यूजन कराना है, सिंपल सी बात है। अब इसके पॉसिबल गैमीट बताओ, तो फॉर्मूला क्या है अपना 2 की पावर n। अब इसमें हाइब्रिड देखो कितने, देखो ये भी कोई भी हाइब्रिड नहीं है ना, दोनों कैपिटल हैं, कोई भी हाइब्रिड नहीं है। ये भी कोई भी हाइब्रिड नहीं है, दोनों कैपिटल हैं, इसमें भी कोई भी हाइब्रिड नहीं है। तो मतलब क्या करेंगे हम 2 की पावर क्या रख देंगे, इसमें 0 हाइब्रिड है तो 0 रख देंगे, 2 की पावर 0, तो आंसर किसी की भी पावर 0 हो जाए तो आंसर कितना आएगा 1। मतलब इससे क्या है, एक ही गैमीट पॉसिबल है, ये कैपिटल ए इससे आ सकता है और ये कैपिटल बी इससे आ सकता है ना। अब इसकी बात करें तो इससे भी एक ही पॉसिबल है, यही पॉसिबल गैमीट बन सकता है। तो ये क्या है अपना मेल गैमीट बन गया, ये फीमेल गैमीट बन गया। अब इनमें क्या हो जाएगी, अपनी फ्यूजन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब इनकी फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अपना पहली प्रोजेनी, पहला बच्चा पैदा हुआ। अब पहले बच्चे का जीनोटाइप क्या बन रहा है, ये वाला बनेगा, सिंपल है ना, यही पॉसिबिलिटी है तो यही वाला बनेगा, कैपिटल ए और ये है स्मॉल ए, ये है अपना कैपिटल बी, ये है अपना स्मॉल बी, है ना। ये अपनी क्या आ गई, पहली प्रोजेनी आ गई, ये क्या आ गई, अपनी F1 जनरेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग का मतलब है ठीक इसी, है ना, देखो ये इनका मान लो ये लड़का पैदा हुआ, लड़का बड़ा हुआ, तो सेम जीनोटाइप वाली लड़की के साथ इसकी शादी करा दी, ठीक है। अब शादी करा दी तो सेम कंडीशन है, बिल्कुल यही सेम तो कंडीशन आ गई। अब हमें क्या करना है, गैमीट निकालने हैं, इसके गैमीट निकलेंगे, इसके गैमीट निकलेंगे, दोनों में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। अब टोटल गैमीट इसके कैसे निकलेंगे, तो ठीक देखो, ठीक ये वाली कंडीशन है। तो टोटल गैमीट कौन से बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। हम लिख लेते हैं कौन से 4 बनेंगे, बिल्कुल सेम बनेंगे ना, ये ए बी ए बी और क्या है ए बी, है ना, ये कैपिटल कैपिटल और ये क्या है, बेसिक कंडीशन यही है बनाने की, एक बार ए को कैपिटल कर दो और एक बार बी को कैपिटल करते चलो, सिंपल ऐसे ही आपके ये बन जाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसके बनेंगे, बिल्कुल सेम इसके बना देते हैं, लो जी इसके बना दिए, ठीक है। अब देखो ये इसके गैमीट बन गए 4 गैमीट, ये इसके बन गए 4 गैमीट। अब इन दोनों के बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी देख लें कि किस किस टाइप के इनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, देखो ये गैमीट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैसा कैसा जीनोटाइप बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ठीक है। इसी बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैसा बन जाएगा, कैपिटल ए, इधर भी कैपिटल ए और इधर क्या है कैपिटल बी और इधर क्या है ये स्मॉल बी। सेम इसके साथ करेगा तो सेम ऐसे ही पूरा चिपकाना ही तो है, सिंपल करेगा, है ना। तो ये एक इन 4 के साथ कर सकता है ना। और इस दूसरे की बात करें तो दूसरा भी तो इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तीसरे की बात करें तो ये भी 4 के साथ कर सकता है, इसकी बात करें तो ये भी 4 के साथ कर सकता है। तो इसके कितने टोटल गैमीट बने, 4 गैमीट बने और एक गैमीट 4 के साथ कंबाइन कर सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी प्रोजेनी की कितनी बन जाएंगी, 16 बन जाएंगी। यही अपना क्या है, यही है अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्यों बोला गया इसको, देखो हाइब्रिड हमने देख लिया, देखो एक हाइब्रिड और ये दूसरा हाइब्रिड, और ये भी क्या है एक हाइब्रिड, ये भी दूसरा हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड हैं तो इसलिए बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना। ये अपने को बेसिक तरीका अपने को समझ आ गया, है ना। अब रेशो देखो, रेशो का बिना बात पे आपको याद करने में पड़े रहे, तो आपसे रेशो पूछ लिया जाए तो सिंपल है, यही मैच तो कराने हैं कि कितने ये आए कितने ये बने, है ना। सिंपल क्या है, एक तरीके से जोड़ घटा का सवाल है ना, एक तरीके से एडिशन ही तो करनी है। रेशो आप कुछ भी पूछ के आप इजीली बता सकते हो कि कितने क्या बनेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब लिंकेज को समझते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से। लिंकेज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मॉर्गन जी ने बताया था, मॉर्गन ने, ठीक है, TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। लिंकेज को बिल्कुल आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। देखो ये मेरी एक सेल है, ये मेरी एक सेल है और मेरी सेल है, तो ये कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, हर क्रोमोजोम के लिए मेरे अंदर 2 कॉपीज प्रेजेंट है, 2 कॉपीज, ठीक है। ये मेरा एक क्रोमोजोम है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने रख दिया बेंगलोर, तो बेंगलोर क्रोमोजोम की मेरे अंदर 2 कॉपी
प्रेजेंट होगी। एक आया मेरे पास फादर से, एक आया मेरे पास मदर से, ठीक है। अब ये दोनों मैं बोल रहा हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्यों है? क्योंकि जहाँ जिस लोकेशन पे इस पे कोई जीन प्रेजेंट होगा सेम उसी लोकेशन पे इस पे प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस पे मान लो यहाँ एक जीन प्रेजेंट है तो सेम उसी लोकेशन पे इस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है? बेंगलोर क्रोमोसोम है, दोनों क्या है? बेंगलोर क्रोमोसोम है, इसलिए सेम जगह पे चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, अब मान लो यहाँ पे हमारे पास इस पे एक जीन प्रेजेंट है, हमारे पास ये इस पे जीन प्रेजेंट है, किसके लिए? ये है हाइट के लिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और बिल्कुल इसके पास एक और जीन प्रेजेंट है जो है, मान लो हमारे पास क्या है? आई कलर के लिए, आंखों के कलर के लिए, आई कलर के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बिल्कुल पास पास है, तो नाम से ही पता लग रहा है लिंक, मतलब ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। देखो याद करो मेरी बात, मैंने इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बोला था कि हाइट का है ना, हाइट का जीन अलग है, आई कलर का अलग है, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये हमारा बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। पर लिंकेज ने क्या किया? इस रूल को तोड़ दिया, इस रूल को तोड़ दिया। लिंकेज क्या बोलती है कि अगर ये जीन बिल्कुल पास पास हैं तो इनमें क्या है? एक तरह की लिंक बन जाती है। लिंक बन जाती है मतलब इनका आपस में लेना देना है, मतलब जहां ये जाएगा वहीं ये जाएगा, जहां ये जाएगा वहीं ये जाएगा। मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल अपने पास ये था, फॉर एग्जांपल अपने पास ये था, ठीक है। अब बेसिकली होना क्या चाहिए था कि इन दोनों में से कौन आगे जाएगा? कैपिटल ए जाएगा या स्मॉल ए जाएगा, और इन दोनों में से कौन आगे जाएगा? कैपिटल बी जाएगा या स्मॉल बी जाएगा। तो इनका आपस में कोई लेना देना था, कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हम पॉसिबल कितने गैमीट बना सकते थे? पॉसिबल गैमीट बना के देख लो, यहाँ कितने बन सकते थे अपने पास? ये बन सकता था, ये बन सकता था, और क्या बन सकता था? ये बन सकता था, और क्या बन सकता था? ये बन सकता था ना। फॉर्मूला अपने पास बेसिकली इसका क्या होता है, अपने कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 2n है ना, और n क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड। देखो ये एक हाइब्रिड, ये दो हाइब्रिड, तो दो हाइब्रिड है, तो 2 की पावर 2 कर दो तो टोटल गैमीट कितने हो जाएंगे? ये अपने पास टोटल गैमीट आ गए 4 गैमीट बन गए, 4 गैमीट, 4 गैमीट, ठीक है। अब ये तो था नॉर्मल कंडीशन, है ना, नॉर्मल कंडीशन। बट लिंकेज में क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि कैपिटल ए और कैपिटल के बी के बीच में लिंकेज है, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में क्या है? लिंकेज है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे कैपिटल ए और कैपिटल बी है वही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, बाकी की कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि ये इससे अलग हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो एक ही गैमीट अपने पास बचेगा, ठीक है। और मैं बोल दूं दूसरा एग्जांपल लो लो कि स्मॉल ए और स्मॉल बी में अगर लिंकेज हो जाए तो जिस कंडीशन में स्मॉल बी और स्मॉल ए साथ में है वही कंडीशन पॉसिबल है, बाकी क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अलग ही नहीं हो सकते, इनमें लिंकेज हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत कॉमन सी कुछ बातें होती हैं कि इनमें देखो नॉर्मल क्या होता है कि दो जीन के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा तो लिंकेज नहीं होगी, है ना। और इसमें डिस्टेंस कम हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए तो लिंकेज होने का खतरा रहता है। तो सिंपल सी बात है, दो जीन जितनी दूर होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर उतना ज़्यादा होगा, लिंकेज उतनी कम होगी, और दो जीन जितनी पास होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होगी और लिंकेज होगी उनमें उतनी ज़्यादा, सिंपल सी बात है। और लिंकेज से क्या होगा? हमें पेरेंटल कैरेक्टर बार बार देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि क्या है? सेग्रीगेशन हो ही नहीं पा रही, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो ही नहीं पा रही है ना, वेरिएशन आ ही नहीं पाएगी। तो ये सिंपल सी बात है। अब हम करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम पहले करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट और फिर करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो देखो नाम से ही बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। डोमिनेंट मतलब सिंपल सी बात है, तो डोमिनेंट है तो डिजीज है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो डिजीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये कंडीशन आपके सामने दे दूं तो इसमें दोनों डोमिनेंट है तो डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपके सामने मैं ये दे देता हूं, डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो इसमें भी डिजीज है, और तीसरी मैं आपके सामने ये डिजीज दे देता हूं, मतलब ये आपके सामने केस दे देता हूं, तो इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है मतलब डिजीज भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसी के बेस पे अपने को सिंपली खेलना हूं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख देता हूं। देखो ये मान लो हमारे पास पेरेंट है, ये मान लो फादर का जीनोटाइप है, ये हमारे पास फादर का जीनोटाइप है, और ये हमारे पास क्या है? मदर का जीनोटाइप है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखने से ही पता लग रहा है डोमिनेंट मतलब
डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो डिजीज प्रेजेंट है। तो ये कैसा है, डिजीज है ना, डोमिनेंट हो गया तो डिजीज है। और इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ये डिजीज है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। क्यों ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट वाला प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में होगा क्रॉस होगा। ठीक है, क्रॉस करने से पहले हम क्या करते हैं, सिंपली इनके गेमीट बना के देख लेते हैं। इसका एक ही पॉसिबल गेमीट है और इसका क्या है, पॉसिबल गेमीट ए। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास प्रोजेनी क्या बन जाएगी, ये अपने पास प्रोजेनी बन जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये डिजीज वाली है कि बिना डिजीज वाली है। तो सिंपल सी बात है, डोमिनेंट एलील यानी कैपिटल ए प्रेजेंट है तो डिजीज है, मतलब ये कैसी है, ये डिजीज वाली है। ठीक है, अब मान लो मैं इसका क्रॉस करा दूं किसके साथ, ऐसे वाले के साथ इसका क्रॉस करा दूं, ये भी कैसा है, डिजीज वाला है ना, डोमिनेंट एलील है मतलब डिजीज है, ये भी कैसा है, डिजीज वाला है। अब पॉसिबल इनके क्या बनेंगे, पॉसिबल इनके हमें पता है क्या बनेंगे, हमने देखा ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इनके 4 बच्चे पॉसिबल हैं, ये 4 टाइप के बच्चे इनके पॉसिबल हैं। अब इसमें बताओ कौन सा डिजीज वाला है, कौन सा डिजीज वाला नहीं है। जहां कैपिटल ए दिख गया मतलब डिजीज, जहां कैपिटल ए दिख गया मतलब डिजीज, जहां कैपिटल ए दिख गया मतलब डिजीज, यहां पे कैपिटल ए नहीं है मतलब ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये है अपना क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, अब इसी के साथ में ही मैं आपको समझा देता हूं, इसी के साथ में मैं यहां आपको सिंपल सा समझा देता हूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब सिंपल क्या है कि इस वाले देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब रिसेसिव जो कंडीशन होगी उसमें सिर्फ डिजीज प्रेजेंट है, सिर्फ इसमें डिजीज प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी डिजीज प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब ठीक है, उसके हमने क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया कि जहां डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है यानी कैपिटल ए आ जाएगा वहां पे डिजीज नहीं हो सकती, है ना। ये वाली कंडीशन में है क्या, कैपिटल ए है तो डिजीज नहीं हो सकती। ये वाली कंडीशन में क्या है, कैपिटल ए प्रेजेंट है मतलब डिजीज नहीं हो सकती। और ये वाली कंडीशन में क्या है, कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है तो इसमें क्या है, डिजीज प्रेजेंट होगी, है ना। बिल्कुल ऐसे ही करना, और कुछ पेडिग्री एनालिसिस में होता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अब हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में, बात करने वाले हैं किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में। तो बिल्कुल एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है, ये क्या है, अपना क्रोमोसोम है। तो हमें पता है क्रोमोसोम किससे बना होता है, क्रोमोसोम सिंपली डीएनए से ही मिलके बना है। ठीक है, तो म्यूटेशन की क्या डेफिनेशन बोलती है कि डीएनए का एक फ्रेगमेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा किससे मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना है। तो यहाँ से एक फ्रेगमेंट, उसमें क्या है कि डीएनए के एक फ्रेगमेंट में अगर क्या आ जाए, गड़बड़ी आ जाए, है ना, डीएनए के एक फ्रेगमेंट में क्या होगा, फिर उसके सीक्वेंस में गड़बड़ी आ जाएगी। डीएनए के फ्रेगमेंट में सीक्वेंस में क्या आ जाए, गड़बड़ी आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। म्यूटेशन हमारे पास यहाँ है, हमें 2 टाइप में डिवाइड कर देने, जो एनसीईआरटी में जैसे लिखे हुए सिंपल मैं उतना ही बताऊंगा, वैसे ही बताऊंगा। 2 पार्ट में डिवाइड कर देनी है, किसमें, एक तो अपने पास होगी पॉइंट म्यूटेशन, एक हो जाएगी अपने पास क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक पॉइंट म्यूटेशन, एक फ्रेम शिफ्ट। अब ये क्या होती है, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लगा देता हूँ, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये अपने पास सीक्वेंस है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या बोला, ये मान लो अपने पास वो क्या है, बेस पेयर्स है अपने। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या बोला गया है, मान लो ये ए में, ये एक बेस पेयर में अगर गड़बड़ी हो जाए, एक बेस पेयर में अगर गड़बड़ी हो जाए, उसको बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन की एक पॉइंट पे गड़बड़ी हो जाए, है ना। और फ्रेम शिफ्ट अपने को कैसे याद रखना है, कुछ प्लस हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, या कुछ माइनस हो जाए, कुछ रिमूव हो जाए, है ना। मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, मान लो अपने पास ये सीक्वेंस है ए बी ए बी ए बी, ये अपने पास सीक्वेंस है। तो इसमें से अगर कुछ माइनस हो जाए, फॉर एग्जांपल ये ए यहाँ से क्या हो जाए, गायब हो जाए, या मैं एक और एग्जांपल बता दूँ, यहाँ पे इनके बीच में एक और ए आ जाए, या कुछ प्लस हो जाए या कुछ माइनस हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है।